हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। आज हम बात करेंगे डायनामो के बारे में और ये डायनामो की चौथी क्लास होगी, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, यानी कि हम अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने डायनामो की 3 क्लासेस अपलोड किए हैं, जहां हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा किया है। यानी कि हम डायनामो को आसान भाषा में समझने के लिए छोटी छोटी जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती थी, कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने 3 क्लासेस में आपको क्या क्या पढ़ाया ज़रा देख लीजिए। हमने पार्ट 1 में पढ़ाया है आपको चुंबकीय रेखाओं के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे हम यह समझते हैं कि कोई भी यदि मैग्नेट है, उसे निकलने वाली जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है। पार्ट 2 पर हमने डिस्कस किया था वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इंडिविजुअल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, तो टॉपिक का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसे जरूर देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें समझते हैं तो डायनामो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। इसी पार्ट 2 पर हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, और इन टॉपिक को पढ़कर समझकर ही आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। फैराडे का निष्कर्ष ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फैराडे का जो निष्कर्ष है, जो भी हमने पार्ट 2 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत बताया था और चुंबकीय फ्लक्स, इसी पर आधारित है। ठीक है, फैराडे का निष्कर्ष, यानी कि सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है। और जल्दी से, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही इस क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिससे इनको टॉपिक समझ में नहीं आता है, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक इंडिविजुअल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के फ्रेंड्स। आज मैं आपको हम पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यह है कि आप अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाइए, जिसमें से आपका अंगूठा हो गया, तर्जनी हो गया और मध्यमा, जो एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। यानी कि कहने का तात्पर्य है, जैसा कि ये मेरा दायां हाथ है, और इस दाएं हाथ को यदि हम ये दाएं हाथ का मेरा ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया और ये मध्यमा हो गया। तर्जनी और मध्यमा को हम इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। तो देखिए, हम इस तर्जनी को यदि हम ऐसे रखते हैं तो ये कितने एंगल का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देखेंगे लंबवत तब होता है कोई चीज जैसे कि एक लाइन हम ये खींचे और एक लाइन इस प्रकार से खींचते हैं, तो ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है, इसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री बनता है। कि ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, तो ए लाइन जो है बी लाइन पर क्या है, लंबवत है। ठीक बात है, समझ में आ गया। तो ए लाइन क्या है, बी लाइन पर क्या है, लंबवत है। तो देखिए, अब समझना, अब बहुत ही आसान भाषा में समझ लीजिए। ऐसा आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये जैसे मेरा दायां हाथ है, दाएं हाथ में हम ये नीचे की 2 उंगलियों को हम इसको बंद करेंगे। अब देखिए, तीनों उंगली को हम एक जैसे ही रखे हैं। ठीक है। अब क्या बोला है कि एक दूसरे के लंबवत करना है। तो जैसे ये हमारा मध्यमा है, मध्यमा को हम आपकी तरफ करेंगे, तर्जनी को हम इस ओर करेंगे और अंगूठा को हम ऊपर की ओर करेंगे। ठीक है, हमने इस प्रकार से कर लिया। अब देखिए लंबवत कैसे हो रहे हैं। ये तर्जनी है और ये तर्जनी क्या है, मध्यमा के लंबवत है। अंगूठा भी ऐसा ही है, अंगूठा यदि सीधे की ओर बता रहा है तो ये तर्जनी के लंबवत है। ठीक है, यानी कि देखिए, आप कैसे भी देख लीजिए, सारे 90 डिग्री के एंगल पर ही बनते हैं। ये मध्यमा है, तर्जनी पर लंबवत है, तर्जनी जो है मध्यमा पर लंबवत है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक है, बात है, समझ में आ गया। तो ये चीजें हैं यहाँ पास। यानी कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है कि तीनों अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां, जिसमें से बात किया है तर्जनी, ठीक है डियर, और मध्यमा और एक उंगली और है अंगूठा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें डिस्कस किया है अंगूठा, जिसमें से तर्जनी आपको बताएगा चुंबकीय रेखाओं की दिशा, ठीक है, यानी कि चुंबकीय रेखाएं बताएगा की दिशा, यानी कि डायरेक्शन। दूसरा जो मध्यमा है वो मध्यमा जो बताएगा, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं इसको। दूसरा जो है मध्यमा जो बताएगा ये प्रेरित धारा की दिशा। तीसरा जो है अंगूठा, ये बताएगा चालक की दिशा। ठीक है, हमने एक शॉर्ट फॉर्म में इस चीज़ को लिख लिया। याद रखेगा, कभी भी आपको दिमाग से ये चीज़ें नहीं जाएंगी। तर्जनी हमारा, इस वाली उंगली को हम तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। अंगूठा हमेशा चालक की दिशा को बताएगा। तर्जनी ये है, तर्जनी क्या बताएगा, चुंबकीय रेखाओं की दिशा, बताएगा। और मध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। ठीक है, अब सामान्य तौर पर यह होता है स्टूडेंट के साथ कि हम जैसे ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बट इसका यूज हम कहीं नहीं करते। ठीक है, किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो फिर हम इस टॉपिक को भूल ही जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो फिर हम इसको फिर रटना शुरू कर देते हैं कि तर्जनी क्या बताता है, मध्यमा क्या बताता है, चालक की दिशा क्या बताता है। इसको समान तौर पर किसी टॉपिक पर यूज कर लेंगे ना, तो फिर देखिए आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। मैं सब समझता हूँ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायनमो के पार्ट 1 को देखा होगा, तो पार्ट 1 में मैंने कहा था कि डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और यह डायनमो जो होता है ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने कहा था कि डायनमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये दो प्रकार से पढ़ते हैं इसको हम। टाइप 1 जो है, पहला प्रकार जो इसका है प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं एसी। दूसरा जो इसका टाइप है डिस्ट धारा, इसको हम बोलते हैं डीसी बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी यंत्र को हम इस प्रकार के नाम देने का एक कारण भी है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। फ्रेंड्स, हम सबसे पहला समझने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, यानी कि एसी करंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन यह है कि प्रत्यावर्ती धारा वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और इसके बाह्य परिपथ जो होता है वहाँ प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो डिफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना और इसकी जो बाह्य परिपथ होता है इसमें प्रत्यावर्ती धारा डायनमो, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। अब आइए हम इसके डायग्राम को समझते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे, फिर उसके हम उस डायग्राम में आने वाले हर एक पार्ट को समझेंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं और उस पार्ट को डिस्क्राइब भी करेंगे। साथ ही फिर हम लास्ट में इसकी क्रियाविधि समझेंगे। ठीक है, इसका नाम जो है प्रत्यावर्ती धारा क्यों पड़ा वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही लगातार जो हमने आपको पार्ट नंबर 1 की क्लास है, पार्ट नंबर 2 की जो क्लास है, पार्ट नंबर 3 की क्लास में जो चीज़ें हमने डिस्कस किया, आज हम उसको भी शामिल यहाँ करने वाले हैं। ये सारे वीडियो जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के माध्यम से इस डायनमो को समझने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा आपके लिए कैसे आसान हो जाएगा चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी क्रियाविधि बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, केवल हम डायग्राम को समझ रहे हैं कि इसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, लास्ट में हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं कि इसकी कैसी प्रक्रिया चलेगी, कैसे धारा उत्पन्न होगा, कैसे ये चेंज करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पास एक चुंबक बनाएंगे, जैसा डायग्राम है हम वैसा ही कार्य करते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं करना हमको और ज़्यादा हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरा चुंबक हम यह ले लेते हैं। ठीक है, ये चुंबक, ये दूसरा चुंबक हो गया। दूसरा इसमें आप कुंडली बना लीजिएगा। ठीक है, अब इस कुंडली का जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये एक हो गया और जो दूसरा बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ये प्रतिरोध हो जाता है और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और चीज़ें समझाएंगे। यहाँ पास कार्बन ब्रुश होता है। एक एक चीज़ को समझ जाइएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है इसमें ये वाला भाग, कि जो यहाँ पास का भाग होता है ये पूरा का, इसको बहुत ही बेहतरीन से समझना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम ये चीज़ पहले बता देते हैं आपको। सबसे पहले जो ये N और S लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे क्षेत्र चुंबक। क्या बोलेंगे? क्षेत्र चुंबक। दूसरा ये जो वाला भाग है ये, इसको हम बोलेंगे कुंडली। ठीक है, तीसरा ये जो गोले आकार का बना हुआ है, दो रिंग बने हुए हैं, इसको हम बोलेंगे सर्पिल वलय, बोलेंगे सर्पी वलय कहेंगे, स्लिप रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग्स। ओके, और ये तो आपको पता ही है प्रतिरोध है। ठीक है, और ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पास, ये जो ब्लैक ब्लैक के बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं कार्बन ब्रुश। ब्रुश। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पास देख रहे हैं, इस डायग्राम को बनाते समय स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले गलती यहाँ पास करते हैं, ये जो रिंग बनाते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसा मन पड़ता है वैसा बना देते हैं। तो सबसे पहली गलती आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप जब रिंग बनाए तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपको रिंग ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये कुंडली का एक सिरा हो गया, कुंडली का दूसरा सिरा हो गया। तो कुंडली का जो पहला सिरा पहले रिंग के अंदर होगा, कुंडली का जो दूसरा सिरा होगा दूसरे रिंग के अंदर होगा। ठीक है, और कार्बन ब्रुश लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब ये चीज समझ चुके हैं तो हम एक एक चीजों को सबसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, एक एक चीजों को लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में भी अच्छा लिख पाए। डालेंगे, आप लिखिए क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक एक नाल चुंबक या विद्युत चुंबक दूसरा है आर्मेचर, जिसे हम कुंडली कह रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ठीक है, नर्म लोहे के क्रोड, यानी कि नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को हम क्या करेंगे?
लपेट देंगे। लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है। ठीक है, जो क्या करता है, जो चुंबक के मध्य घूमता है। ठीक है, समझ गए। एक नरम लोहे का क्रोड लेते हैं, उसमें विद्युत रोधी तार लपेट देते हैं, जिससे एक कुंडली तैयार हो जाता है और कुंडली का क्या करता है, वो क्या करता है, चुंबक के मध्य घूमता है। ठीक है, बात है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। सर्पिल वलय, सर्पिल वलय इसका ही सबसे बड़ा खेल होता है। यदि आपको प्रत्ययवर्ती धारा और दिष्ट धारा में यदि आपको सबसे बड़ा अंतर समझना है, जो रिंग लगे होते हैं इनका ही सबसे बड़ा खेल चलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल भी बने रहिए और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सर्पिल वलय लिखते हैं। आर्मेचर का एक एक सिरा सर्पिल वलय रिंग, सर्पिल वलय S1 और S2 से जुड़ा होता है। ये S1 और S2 यानी कि ये सर्पिल वलय S1, ये S1 और S2 वलय आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ठीक है, आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ठीक है, इस लाइन को ठीक है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आर्मेचर के साथ घूमते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। कौन घूमता है, सर्पिल वलय। सर्पिल वलय जो होते हैं ये क्या करते हैं, घूमते हैं किसके साथ, आर्मेचर के साथ। तो यहां पास लिखा है कि आर्मेचर का प्रत्येक सिरा, प्रत्येक लीजिए, प्रत्येक सिरा, ये हो गया। तो आर्मेचर का प्रत्येक सिरा यानी कि आर्मेचर क्या, कुंडली जो हमने इस प्रकार से बनाया था, आपने देखा होगा, एक बड़ा सिरा था एक छोटा था। तो ये इसको हम रिंग्स ऐसे बनाए हुए थे, इस प्रकार से रिंग बनाए हुए थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़े आकार का बना देता हूं। ये देखिए, इस प्रकार से कुंडली हमने बनाया, ये इस प्रकार से ये रिंग और एक रिंग ऐसे बनाया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्पिल वलय कहते हैं। और ये किससे जुड़ा होता है, कुंडली यानी कि आर्मेचर से जुड़ा होता है। और इस आर्मेचर को, ये जो आर्मेचर है, तो इससे क्या होता है, ये जुड़े होते हैं। ये जब आर्मेचर को हम कुंडली को घुमाते हैं, ठीक है, तो इस कुंडली के साथ ये कौन घूमता है, इस सर्पिल वलय घूमते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन ब्रूस, कार्बन ब्रूस ये जो होते हैं कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, C होता है। तो ये कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यह सर्पिल वलय को टच करते हैं यानी कि छूते हैं ना, लेकिन सर्पिल वलय के साथ घूमते नहीं। ठीक है, विशेष रूप से चीजों को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक क्या क्या बताया, क्षेत्र चुंबक,
दूसरा हमने आर्मेचर के बारे में बात किया। तीसरा जो हमने बात किया है सर्पिल वलय, मैं नंबर दे देता हूँ। तीसरा जो है सर्पिल वलय है। चौथा जो है कार्बन ब्रूस के बारे में हमने बात किया। ध्यान देना, क्षेत्र चुंबक जो होता है, जो कुंडली की आर्मेचर के किनारे किनारे जो चुंबक लगे होते हैं। दूसरा जो कुंडली है वो आर्मेचर है। ठीक है, आर्मेचर किसके बने होते हैं? एक नरम लोहे का क्रोड होता है, उसमें आप तांबे का तार लपेट दीजिए तो वो कुंडली बन जाता है। तीसरा चीज है जो हमने बात किया है सर्पिल वलय के बारे में। सर्पिल वलय जो होता है कुंडली के प्रत्येक सिरे से जुड़ा होता है और कुंडली के साथ ही घूमता रहता है। ठीक है, यानी कि आर्मेचर के साथ ही घूमता रहता है। तो ये चीज आप यहाँ पास मैंने कहा कि इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात किया कार्बन ब्रूस के बारे में। कार्बन ब्रूस जो होता है ये सर्पिल वलय को क्या करते हैं? टच करते हैं। ठीक है, सर्पिल वलय को टच करते हैं, लेकिन ये ध्यान देना यह घूमते नहीं है। ठीक है, नहीं है ये चीजें। ठीक है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। सर्पिल वलय के साथ कार्बन ब्रूस कभी नहीं होता है, ये कार्बन के बने होते हैं, लेकिन सर्पिल वलय के साथ कभी नहीं घूमते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान देना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने डायग्राम देखा, डायग्राम के बाद उसके वर्णन को हमने देखा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए हमने लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को पढ़ा और आज की क्लास को भी हमने विशेष रूप से इतने टाइम से समझ रहे हैं, हम अब उस चीज को समझने वाले हैं। देखिए, यहां पास मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, N और S। जो अभी हमने बनाया था ये पहला डायग्राम होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी हम एक बहुत ही कम समय में इसको समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही हमने देखा। एक यहाँ पास हमने सर्पिल वलय लगा दिया और इस सर्पिल वलय को हमने इस कुंडली के सिरे से जोड़ दिया। देखिए, इस कुंडली के सिरे से हमने जोड़ दिया। यहाँ पास हम एक कार्बन की ब्रूस लगा देते हैं। ये कार्बन की ब्रूस है जिसको हमने सर्पिल वलय के साथ लगा दिया। ये क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे, ये घूमते नहीं है। ठीक है, कार्बन ब्रूस नहीं घूमेंगे। दूसरा ये सिरा है, इस सिरे को भी हम एक रिंग लगा देते हैं सर्पिल वलय, और इसको भी हम क्या कर देते हैं? इस सर्पिल वलय के साथ जोड़ देते हैं। अब यहां पास भी हम क्या करेंगे? कार्बन ब्रूस लगा देंगे। ठीक है, ये हम करेंगे। अब इसके बाद हम इसको एक परिपथ से जोड़ देते हैं, पूरी सर्किट तैयार कर देते हैं। ये प्रतिरोध है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा एक हम और डायग्राम बनाते हैं, आपको एग्जाम में यही बनाना है दोनों। ठीक है, इसी चीज को हम यहां बनाएंगे। अब ध्यान देना, इस डायग्राम और इस डायग्राम में अंतर क्या होगा? इसका जो सिरा है, ये वाला सिरा अब इस ओर बनेगा। इसको हम पूरा परिपथ से जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इधर क्या करेंगे? अब हम यहां पास की गिनती कर रहे थे, अब यहां पास करेंगे। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, एक एक चीज ध्यान देना। सर्पिल वलय को हम नाम दे देते हैं। ये सर्पिल वलय S1 है, ये सर्पिल वलय S2 है। ठीक है, कार्बन का जो ब्रूस है इसको हम B1 ब्रूस दे देते हैं, B1 दे देते हैं नाम। इसको हम इस कार्बन ब्रूस को हम दे देते हैं B2 नाम दे देते हैं। अब देखिए क्या क्या चेंज होने वाला है, ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पास क्या क्या चीजें चेंज होती है जब हम इसको पलटाते हैं, तो इस पर जो चेंज होने वाला है, सर्पिल वाला जो होगा वो S1 यहीं पास रहेगा, S2 भी यहीं पास रहेगा। ठीक है, ये जो कार्बन ब्रूस है ये स्थिर रहेगा, इसलिए B1 और B2। इस चीज का विशेष ध्यान देना। कार्बन ब्रूस अपने जगह पर ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, इसलिए इसका नाम B1, इसका नाम B2। यहाँ पास भी कार्बन ब्रूस B1 और B2 ही रहेंगे।
ठीक है। स्लिप रिंग्स में सर्पिल वलय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ S1 यहाँ S2 है तो यहाँ भी S1 और S2 रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन जो हुआ है वो आर्मेचर में हुआ है। अब इस पूरे कंडीशन को समझते हैं जो हमने पार्ट 1 से आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। क्यों हमने पार्ट चुंबकीय रेखाएं पढ़ाया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया, साथ ही चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया, इतने सारी चीजें हमने आपको पढ़ाया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो पढ़ाया, ठीक है। अब जो हम आपको लगातार, ठीक है, अब हम जो आपको पार्ट 1 में पढ़ाया चुंबकीय रेखाएं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, और आज हमने पढ़ा चुंबकीय फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। हर एक छोटे छोटे टॉपिक को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और डिटेल से समझा है। तो ये टॉपिक देखिए बिल्कुल भी आसान हो गया हमारे लिए। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था चुंबकीय रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पास देखेंगे कि जो चुंबक है, ये चुंबक का यन ध्रुव है और ये चुंबक का यस ध्रुव है। तो हमने आपको बताया था कि चुंबक का जो यन ध्रुव है, जो चुंबकीय रेखाएं जो होता है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ की ओर जाता है। क्या बताया था हमने कि अगर कोई चुंबक है और चुंबक की जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ की ओर जाता है। हमने ऐसे ही बताया था, आपको याद होगा पहले पार्ट में हमने इसलिए इसके बारे में डिस्कस किया था। चुंबक से यहाँ पास क्या निकलने वाली है, रेखाएं। कौन सी रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं। गेटिंग माई पॉइंट, समझ बात में आया क्यों मैंने चुंबकीय रेखाओं के बारे में बताया था। तो ये चुंबकीय रेखाएं यहां से निकलती है, ठीक है। दूसरा चीज हमने कहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ध्यान देना, पहला टॉपिक, पहला पार्ट में हमने जो डिस्कस किया वो समझ गए। दूसरा हमने क्यों डिस्कस किया, अब इसको भी समझिए। अभी ये वाले को छोड़ दीजिए, अभी ये वाले को हम नहीं समझ रहे हैं, केवल हम इसको समझ रहे हैं, फिर हम इस पर आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज हमने आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया, चुंबकीय फ्लक्स बताया। चुंबकीय फ्लक्स के में मैंने कहा कि कोई भी कुंडली है, ठीक है, अगर इसके नीचे कोई, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में हमने यह कहा, चुंबकीय फ्लक्स में हमने कहा कि अगर चुंबक से निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं किसी भी पृष्ठ से होकर यदि गुजरता है और चुंबक की जितनी भी रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरेगी उन संपूर्ण रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। आए बात समझ में, ठीक है। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन हो जाता है, यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है तो किसी भी कुंडली में, किसी भी पृष्ठ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। आए बात समझ में, मैंने क्या क्या चीजें समझाया था, एक बार एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। इसीलिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि हम इन चीजों के बारे में डिटेल किया, तभी तो इतनी लंबी क्लास चली है ना। तो ध्यान देना, मैंने कहा जैसे चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं किससे होकर गुजर रही है, पृष्ठ से होकर गुजरेगी। जब चुंबकीय रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजरेगी तो जितनी भी रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं इसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे डियर। क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अब यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होगा कैसे, इसको भी समझेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जैसे ही परिवर्तन होगा इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भाग बल, ठीक है। प्रेरित धारा कभी भी डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होता है, पहले प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा फिर इसके बाद प्रेरित धारा, क्योंकि प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न होता है जो परिपथ क्या होता है, बंद होता है। ऐसा मैंने आपको फैराडे के निष्कर्ष पर बताया था, ठीक। दूसरा चीज समझते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, आगे। अब हम इस कुंडली को एक अक्ष की, यहां पास से हम एक अक्ष बना देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। यहाँ पास एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल के माध्यम से इसको क्या करते हैं, हम घुमाते हैं। जैसे ही हम ये घुमाते हैं तो ये जो पृष्ठ होता है इस चुंबकीय रेखाओं के क्या हो जाता है, लंबवत होता है। क्या हो जाता है, लंबवत। जैसे कि मेरे पास ये नोटबुक है, अब ये नोटबुक अभी ऐसा रखा हुआ है और यहाँ से चुंबकीय रेखाएं निकल रही है, तो चुंबकीय रेखाएं इसके लंबवत होनी चाहिए, इस पृष्ठ के लंबवत। तो
इसको हम क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। अब चुंबकीय रेखाएं इससे होकर गुजरेगी। मेरे एक बात को समझते चलना, चुंबकीय रेखाएं यहां से होकर गुजरेगी, यानी कि जितनी भी चुंबकीय रेखाएं इस पृष्ठ से होकर इस ओर आ जाएंगी, उन संपूर्ण रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आए बात समझ में, ये बात समझ में आ चुका है। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में मैंने बताया था कि एक चुंबक ले लेते हैं और एक कुंडली बना लीजिए, और इस कुंडली, ठीक है, हमने ऐसा बताया था, इस चुंबक को हम कहाँ लेके जाएंगे, कुंडली के अंदर लेके जाते थे, फिर कुंडली से बाहर लेके आते थे, यही कर रहे थे। इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान देना है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, चुंबक को हम कहीं नहीं ले जाने वाले हैं। चुंबक क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। चुंबक क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। कुंडली को क्या करने वाले हैं, हम घुमाने वाले हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने क्या बताया था, चुंबक को कुंडली के अंदर ले जाएंगे, चुंबक को कुंडली के बाहर ले जाएंगे, यही कर रहे थे। तो इससे कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका विपरीत हो जाएगा। चुंबक को स्थिर रख दीजिए, कुंडली को घुमाइए। चुंबक को स्थिर रख देंगे, कुंडली को घुमाएंगे, तो कुंडली में क्या उत्पन्न होने वाला, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला है। आई बात समझ में, इसलिए हमने ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझाया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, तो डायनामो का जो सिद्धांत है, पूछता भी है आपसे नॉर्मल एग्जाम में कि डायनामो का सिद्धांत तो किस पर बेस है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर है। ठीक है, तो इस चीज का बात समझ में आया, क्यों हमने चुंबकीय रेखाएं पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझा और चुंबकीय फ्लक्स, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया। आज हमने जो डिस्कस किया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अब यहाँ इसका रूल लगने वाला है, ये बिल्कुल भी अपनी नजरें मत हटाइएगा। फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम जो मैंने बताया था, उसको हम बहुत ही आसान से समझने वाले हैं और उसका उपयोग इसमें करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर क्या करेगा, टर्न होता है, और टर्न होने के बाद जैसे ही लंबवत होता है तो इससे चुंबकीय रेखाएं गुजरेंगी, और चुंबकीय रेखाओं के गुजरने से क्या हो जाता है, जैसे चुंबकीय रेखाएं गुजरती है फिर ये ऐसे घूम जाता है। जैसे कि अभी इसका नाम ए बी सी और डी है। ठीक है, ए बी सी डी नाम है। जैसे हम इसको घुमाते हैं इस कुंडली को, तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं होकर गुजरेंगी, चुंबकीय रेखाएं इससे गुजरती है, फिर गुजरने के बाद ये जो है, ये पृष्ठ जो है ऐसे घूम जाएगा। अब देखिए इसका नाम कैसे हो गया, ए बी सी डी। फिर से देखिए ऐसे था, ये देखिए जो बंद वाला हिस्सा है, इस नोटबुक का बंद वाला हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे ए बी सी डी। ठीक है, अब इसको हम टर्न करेंगे, क्या करेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम ऐसे घूम जाते हैं, तो ए बी वही है ना, ए बी तो यहाँ आ गया और सी डी, ये चीजें। तो ये वाले डायग्राम, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ए बी सी डी ऐसे था, ये टर्न हुआ, टर्न होने के बाद ए बी यहाँ आ गया और सी डी यहाँ है। ठीक है, ये चीज समझ में। अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर आते हैं। फ्लेमिंग ने क्या दायां हाथ है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ को हम इस प्रकार से फैलाएंगे कि एक दूसरे के लंबवत हो, इस प्रकार फैला दिया है। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा घूम जाता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप समझ रहे हैं कि चुंबकीय ये जो मध्यमा है ये आपकी तरफ है। अब जब मैं ऐसे ही घूम जाता हूं तो ये मध्यमा जो होगा ये व्हाइट बोर्ड की तरफ डायरेक्शन इसका हो गया, देख लीजिए इसका व्हाइट बोर्ड की तरफ डायरेक्शन हो गया, शायद आपको दिख ना रहा हो। और ये जो तर्जनी है चुंबकीय रेखाओं को बताएगा, यदि सामने की ओर जा रहा है तो प्रेरित धारा व्हाइट बोर्ड की तरफ, चुंबकीय रेखाएं मेरे सामने जा रही हैं तो प्रेरित धारा व्हाइट बोर्ड की तरफ होगा। यदि मैं इस प्रकार से खड़ा हूं और चुंबकीय रेखा यदि आपकी तरफ आ रही है तो जो प्रेरित धारा इस ओर उत्पन्न होगा। फिर से समझिए क्या है ये, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम में क्या होता है, तर्जनी चुंबकीय रेखाओं को बताता है, चुंबकीय रेखाएं सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो जो प्रेरित धारा है आपकी तरफ आएगा। बात को समझ गए, बस इतना ही समझना है आपको, बिल्कुल रटना उटना नहीं है। कि रेखा है प्रेरित धारा, चुंबकीय रेखा है प्रेरित धारा और ये चालक की दिशा। ठीक है, यहां पास क्या हुआ डियर, देखिए ध्यान से, यहां क्या हुआ, चुंबकीय रेखाएं इस ओर जा रहा है, ये तर्जनी, ये प्रेरित धारा
इसमें उत्पन्न हो जाएगी। और प्रेरित धारा का जो डायरेक्शन है इसी का खेल चलने वाला है। ध्यान देना, इसमें जो ये इस प्रकार की मैं चिन्ह बनाऊंगा, इसको हम डायरेक्शन बताएंगे कि इसकी धारा किस ओर जा रही है, और यही सबसे बड़ा इसमें पूरा खेल चलने वाला है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पास क्या हुआ, जो प्रेरित धारा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयास करूंगा, ये ठीक है, चुंबकीय रेखाएं ऐसे निकल रही है, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी क्योंकि चुंबकीय रेखाएं इस ओर जा रहा है। देख रहे हैं आप, चुंबकीय रेखाएं इस ओर जा रहा है तो प्रेरित धारा इस ओर जाएगा। अब यह है जिसकी जो दिशा है ऐसे जाएगा और ऐसे घूमकर इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ऐसे घूमते हुए आएगा ऐसे, और देखिए किस पर आएगा, स्लिप 2 पर आएगा। प्रेरित जो धारा है कहाँ आ रहा है, पहले ए बी पर उत्पन्न होता है, फिर इसकी दिशा सी डी पर जाएगा। ठीक है, प्रेरित धारा क्या होता है, पहले उत्पन्न होता है ए बी सिरा पर, सी डी पर गया, फिर इसके बाद सी डी के बाद आएगा सीधे स्लिप 2 पर, सर्पिल वलय 2 पर आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, सर्पिल वलय 2 पर यहाँ, और सर्पिल वलय से किस में जाएगा, कार्बन नंबर 2 पर। ठीक है, कार्बन ब्रुश पर जाएगा, कार्बन ब्रुश B2 पर जाएगा, और इससे प्रेरित धारा यहाँ निकलेगी, सर्किट में आ जाएगा। प्रतिरोध से हम प्राप्त, यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर यहाँ से धारा इधर से निकलते हुए फिर किस पर आएगा, B1 पर आएगा। ठीक है, प्रतिरोध पर जाएगा, R पर जाएगा, R के बाद B1 पर जाएगा, ये प्रतिरोध पर जाएगा, फिर B1 पर जाएगा कार्बन नंबर। ठीक है, ये कार्बन ब्रुश है, B2 पर जाएगा, फिर स्लिप रिंग्स पर जाएगा, S1 पर जाएगा, और फिर AB पर चला जाएगा। समझ में आया ये चीजें, फिर से समझिए, डिफिकल्ट नहीं है। और यदि आप इसको डिफिकल्ट सोच लें कि बहुत ज़्यादा कठिन है तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको आसान भाषा में फिर से समझाता हूँ मैं। देखिए समझते हैं क्या हुआ। जैसे आर्मेचर है, चुंबकीय रेखाएं गुजरेगा, चुंबकीय रेखाएं गुजरते हुए गुजरेगा, और ये इस आर्मेचर को हम क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। जैसे ही घुमाते हैं, ठीक है, घुमाते हैं, और जैसे ये लंबवत चुंबकीय रेखाओं के लंबवत आता है, जब भी इसकी स्थिति लंबवत बनती है तो इससे रेखाएं होकर स्प्रेड से गुजरेगी, क्योंकि इस स्थिति में अधिक मात्रा में चुंबकीय रेखाएं गुजर सकती है और बाकी डायरेक्शन में कम। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इसकी जो भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी सी डी है, इन भुजाओं पर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। और ये प्रेरित धारा जैसे उत्पन्न होता है तो इसकी जो दिशा होती है फिर यहाँ से चलना शुरू करता है, ये वाली भुजा से, ए बी से। ठीक है, इस प्रकार से घूमकर चलता है, सी डी भुजा पर आता है, ऐसा हुआ। सी डी भुजा पर आने के बाद स्लिप रिंग्स में आते हैं। इस स्लिप रिंग्स जो होते हैं किससे, कार्बन ब्रुश से टच होते हैं, और ये स्लिप रिंग्स जो होते हैं इस वाले सिरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो क्या क्या हुआ, पहले प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, ए बी पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ए बी पर उत्पन्न होता है, इसके बाद सी डी पर चला गया, ये सी डी पर, देखिए डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ध्यान देना। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे डायग्राम में। दो ही चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक ये स्लिप रिंग्स, ये जो रिंग होते हैं, और ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन समझना, ये डायरेक्शन आपको बनाना है। ठीक है, फिर सी डी पर आए, इसके बाद ये ऐसा चलता हुआ किस पर आया, S2 पर आया, रिंग पर आया, इस रिंग पर आया, फिर इसके बाद B2 ब्रुश पर आएगा, B2 ब्रुश के बाद प्रतिरोध पर आएगा, ये प्रतिरोध पर आएगा, फिर प्रतिरोध के बाद आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, सीधे ब्रुश B1 से टकराएगा, B1 से टकराने के बाद स्लिप रिंग S1 में जाएगा, ये S1 में आ गया। S1 जो है इस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए AB में चला जाएगा। ठीक है, इस वाले सिरे से जुड़ा हुआ है, फिर इस सिरे से कहाँ चला जाएगा, AB भुजा पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक पूरा सर्किट क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर यदि आप बल्ब लगा लेंगे तो बल्ब क्या होगा, जैसे ही प्रेरित धारा आएगा तो बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। समझ में आया, मैं यही चीज समझाना चाहता था। ये चीज़ों को मैं बिल्कुल भी आसान भाषा में समझाना चाहता, मैं नहीं चाहता था कि इसमें कोई उलझन हो। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या क्या समस्याएं आती हैं कि यार कन्फ्यूजन हो जाता है कि चुंबकीय रेखाएं कैसे आ गई,
अब ये पृष्ठ से कहाँ गुजरा, कौन कौन सी रेखाएं पृष्ठ, कितनी रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के ऐसे सवाल होते हैं जो हमको लगता है कि यार ये बेकार सवाल है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यदि हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो ये सारी चीज़ें, समस्याएं जो उत्पन्न होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए आप। अब देखिए क्या होगा अगले पॉइंट पर। अब चूंकि ये अर्धचक्र की प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमने बताया कि ये पृष्ठ है, पृष्ठ जैसे ही ऐसे घूमता है, पृष्ठ क्या हुआ, ऐसे घूम गया, ये आधी प्रक्रिया यहाँ हुई, आधी प्रक्रिया यहाँ चलती है। तो आधी प्रक्रिया यहाँ चलेगा तो ऐसे घूम जाएगा और ये पृष्ठ अब इस ओर हो गया, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया। अब जो जो चीज़ें यहाँ हुआ था वहीं यहाँ भी वही होने वाला है। चुंबक स्थिर है, मैंने लिख भी दिया है, आप चाहे तो लिख लीजिएगा, चुंबक स्थिर है, चुंबक परिवर्तन नहीं होगा। स्लिप रिंग्स ये गोल आकार का होता है, इसके अंदर वो जो इसका सिरा है वो घूमता रहता है। ठीक है, तो स्लिप रिंग्स अपने जगह पर रहेंगे लेकिन घूमते रहेंगे। ठीक है, ब्रश है स्थिर रहेगा, सारी चीज़ें वही हैं। अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ, आर्मेचर में परिवर्तन हुआ है, आर्मेचर क्या हुआ है, घूम गया है। ये आधे चक्र की प्रक्रिया यहाँ कंप्लीट हो जाती है, यानी कि पहला ऐसे था पृष्ठ, ऐसे हुआ, अब ये ऐसा हो गया है। ठीक है, फिर ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पास क्या होता है डियर, जैसे ही पृष्ठ को हम फिर घुमाते हैं इस प्रकार से, तो अब देखिए जैसे हम इसको घुमाएंगे तो इससे भी चुंबकीय रेखाएं निकलेगी, क्योंकि चुंबकीय रेखाएं निकलेगी। जैसे ही चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ को शुरू कर दीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ बोलता है कि चुंबकीय रेखाएं, तर्जनी है, चुंबकीय रेखा को बताएगा, मध्यमा प्रेरित धारा को बताएगा। सो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरा खेल डायरेक्शन का ही चलता है। मैं चुंबकीय रेखा हटा रहा हूं और डायरेक्शन आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, डायरेक्शन आपको ऐसे ही बनाना है। तो ये डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से उत्पन्न होता है और फिर सीधे ए बी भुजा पर आता है। और इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ सबसे बड़ा खेल होने वाला है, समझना बात को। अब जो ए बी पर आएगा, अब जो आएगा स्लिप रिंग्स जो है यहाँ S1 पर आएगा। अब यहाँ पास क्या होता है, फिर ब्रूस B1 पर आएगा और इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। CD पर उत्पन्न हुआ, CD भुजा पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, ऐसे घूमते हुए इस पर आएगा, इस वाले भुजा पर आएगा, इसकी डायरेक्शन ये है। इसके बाद ये वाले सिरा पर आएगा, सिरे से किस में चला जाएगा, स्लिप रिंग्स में चला जाएगा, स्लिप रिंग्स में चला जाएगा, यानी कि सर्पिल वाला में चला जाएगा, सर्पिल वाला S1 में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ब्रूस नंबर B1 पर आएगा। ब्रूस नंबर B1 से सीधे इसकी जो दिशा है ये इस प्रकार से है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये ब्रूस 1 B1 से आएगा, फिर ऐसे घूमते हुए ये प्रतिरोध पर आएगा। प्रतिरोध के बाद इसकी जो दिशा है आप देखते जाइएगा, प्रतिरोध पर आएगा, प्रतिरोध से ये इसकी दिशा यहाँ आ गई। इसके बाद ये B2 ब्रूस में जाएगा, B2 से कहाँ जाएगा, S2 में जाएगा, और S2 से इस वाले सिरे पर जाएगा और इस वाले सिरे से CD पर चला जाएगा। क्या क्या हुआ यहाँ समझ लेते हैं, एक पॉइंट समझना है। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पास, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, आप चाहे तो इस चीज को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा किस वाले भुजा पर उत्पन्न हुआ, CD पर उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए CD पर जैसे उत्पन्न होता है, इसकी डायरेक्शन आप देखिए घूमकर AB भुजा पर आ जाएगा। कौन सी भुजा पर आ जाएगा, हम यहाँ पास लिख देते हैं AB भुजा। AB भुजा के बाद आप देखिए ये स्लिप रिंग्स S1 पर आ जाता है। ठीक है, दोनों में कंपेयर भी करेंगे, देखना कैसे। S1 पर आ गया, फिर इसके बाद जो होता है ब्रूस नंबर B1 पर आएगा, फिर ब्रूस नंबर B1 से सीधे ऐसे घूमेगा और प्रतिरोध पर आ जाएगा। फिर इसके बाद घूमते हुए ब्रूस नंबर B2 पर जाएगा, फिर घूमते हुए S2 पर जाएगा, ब्रूस से स्लिप रिंग्स पर जाएगा और स्लिप रिंग्स से सिरे से होते हुए भुजा CD पर जाएगा। यानी कि जहां से शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि सर्किट तभी तो तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि अर्धचक्र की प्रक्रिया है, इसलिए पहला भाग ये है, दूसरा भाग वो है।
ठीक है, दोनों भाग हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्या हुआ कि चुंबकीय रेखाएं पृष्ठ से गुजरा तो कुंडली के आर्मेचर के ए बी वाले सिरे पर क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न हुआ समझ गए आप। तो प्रेरित धारा का जो भुजा है ए बी से जाएगा सी डी में, सी डी से फिर किसमें आता है, देखिए इसका सिरा किससे जुड़ा हुआ है, S2 से जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। S2 से जुड़ा हुआ तो सीधे प्रेरित धारा S2 पर आएगा, S2 से B2 पर जाएगा और B2 से फिर किस में आ जाता है, R पर, R से सीधे B1 पर जाएगा और B1 से स्लिप जो रिंग है बना हुआ है S1 यहाँ आएगा और यहाँ से क्या किस में चला जाता है, AB पर चला जाता है। आए बात समझ में। दूसरा यहाँ पास क्या होता है, आप देखेंगे पृष्ठ घूम चुका है, तो पृष्ठ जैसे ही घूमता है तो ABA CDA, ठीक है, प्रेरित चुंबकीय रेखाएं गुजरेगी पृष्ठ से, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा इस वाली भुजा पर, CD भुजा पर, और ये प्रेरित धारा इससे घूमकर चला जाता है। ठीक है, तो CD से जाएगा भुजा AB पर, आप देखेंगे CD से AB पर जाता है, CD से AB पर जाता है, फिर इसके बाद S1 पर जाता है, ये स्लिप रिंग S1 पर जाएगा, फिर B1 ब्रूस पर आएगा, B1 ब्रूस से सीधे प्रतिरोध पर आएगा और प्रतिरोध के बाद कहाँ चला जाएगा, जैसे घूमते हुए B2 पर चला जाएगा, B2 के बाद कहाँ चला जाएगा, सीधे S2 पर चला जाएगा और S2 के बाद ये सिरे से होते हुए CD भुजा पर चला जाएगा। तो ये बात समझ में आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आए होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर क्रिया विधि पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाया वो चीज़ें हमने आपको समझाया कार्य विधि, हाँ ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे और जो चीज़ें आपने समझा सीखा वो आप एक बार फिर से रिवाइज करना है आप सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया विधि को यहाँ पास लिख देते हैं क्योंकि आप चीज़ों को समझ चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए क्रिया विधि पर चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पास हमने कार्य विधि लिख दिया है कि जो पहले भाग पर हुआ था उसको हमने यहाँ पास लिख दिया है, इसके बाद हम दूसरे भाग पर जो हुआ उसको भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पास समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ये चीज़ें समझ में आ गए आपको। माना कि चित्र में हम AB जो है कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर करते हैं, ऊपर की ओर घुमाया जाता है, तो CD जो भुजा है वो अंदर की ओर चला जाएगा, मैंने आपको करके भी दिखाया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रेरित धारा जो होता है, प्रेरित धारा भुजा AB में प्रवाहित हो जाएगा, मैंने पार्ट 1 में बताया था। जो बाह्य परिपथ में कार्बन ब्रूस जो होता है B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगा। ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाया था, तो ये चीज़ें आप यहाँ पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी दूसरे पार्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अब अगले जो अर्धचक्री जो प्रक्रिया है, यहाँ पास मैंने लिखा है कि शेष अगले अर्धचक्र में जो भुजाएं हैं आपस में अपनी स्थिति बदल देती हैं, कुंडली निरंतर दक्षिणावर्त घूमता रहता है और धारा की जो दिशा है D से C की ओर प्रवाहित होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जैसे A और B था, CD था, पहले AB था, अब CD हो गया। ठीक है, यानी कि CD भुजा, डायरेक्ट CD भुजा लिखा हुआ है, D से C की ओर, D से C की ओर प्रवाहित होगी। अतः जो होगा बाह्य परिपथ में विद्युत धारा ब्रूस नंबर B1 से B2 की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। B2 की ओर जो विद्युत धारा है ब्रूस नंबर B1 से B2 की ओर होगा। ठीक है, अतः स्पष्ट यह है कि बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारे मेहनत करने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि जो इसकी आने वाली अगली क्लास है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डीसी को, पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट करंट को, वहाँ हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लास में हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार जो प्रत्यावर्ती धारा इसका नाम क्यों पड़ा और ये डीसी यानी कि डिस्ट धारा इसका नाम क्यों पड़ा, ये सब हम समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे।
ठीक है। तो एक साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, तभी आपको आने वाली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाएगी। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही इस क्लास को सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर दूसरे फ्रेंड तक पहुँचता है तो वो भी इस चीज़ों को देख पाता है और इस चीज़ को सीख पाता है और समझ पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।